स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का एक न्यू चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। देखिएगा, पहले साइंटिस्ट हुए, उन्होंने जो एटम्स के बारे में पॉस्टुलेट्स दी है वो एक फिलॉसफी थी। फिलॉसफी माने उन्होंने सोचा समझा, लेकिन कोई ऑब्जर्वेशन, कोई एक्सपेरिमेंटल व्यू नहीं था। देखिए, एक महर्षि कन्नड हुए। महर्षि कन्नड postulate that if we go on dividing, we shall get smaller and smaller particles. Ultimately, a time will come where we shall come across the smallest particle beyond which further division will not possible. वो कहते हैं कि जब किसी पार्टिकल्स को, किसी मैटर को उन्हें पदार्थ का कि आप उसको कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाएं और एक ऐसी स्टेट आएगी कि वह उसका डिवीज़न फिर पॉसिबल नहीं हो सकता। तो उसको उन्होंने एक परमाणु कहा, उन्होंने उसका नाम परमाणु। नाउ ऐसे बहुत सारे पॉस्टुलेट्स आते हैं। देखिए, एक दूसरे हमारे साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या कहा, एलिवेट दिस डॉक्ट्रिन एंड सेट दैट दिस पार्टिकल नॉर्मली एग्जिस्ट कंबाइंड फॉर्म विच गिव द वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर। उन्होंने कहा कि पार्टिकल्स हैं, रहते हैं, लेकिन दे ऑलवेज कंबाइंड दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन द कंबाइंड फॉर्म। कोई कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, वे किसी दूसरे के साथ मिल के रहते हैं एंड फॉर्म द मैटर। इसके बाद एक न्यू थ्योरी आती है। अराउंड द सेम एरा एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस एंड यूसिफस suggested that if we go dividing a matter, such stage will come when particle obtained cannot be divided further. Democritus called these individual particle atom. उन्होंने कहा कि आप इसको डिवाइड करते जाएंगे तो एक ऐसी स्टेट आएगी कि वो दोबारा डिवाइड नहीं हो सकता, और उन्होंने उसको क्या कहा, वो एक एटम। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसंट्रेशन एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दीज आइडियाज। उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे जो फिलोसफी, उन्होंने साइंस के अंदर जो फिलोसफी दी, वो सारी की सारी सिंपल फिलोसफिकल सोच पे डिपेंड थी। जो उनकी सोच पे डिपेंड थी, कोई एक्सपेरिमेंटल व्यू नहीं था। अब नाउ बाय the end of 18th century, scientists recognized the difference between element and compound and naturally become interested in finding how and why element combine and what happen when they combine। 18th century के लास्ट में, एंड में, उन्होंने एटम, एलिमेंट और कंपाउंड में डिफ्रेंशिएट कहा, और उन्होंने ये बताया कि एलिमेंट कंपाउंड क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके बारे में क्यूरियस हुए। तो साइंटिस्ट हमारे आए, एंटोन लॉवोइजियर। उन्होंने 2 केमिकल लॉ दिए केमिस्ट्री में, 2 केमिकल इम्पोर्टेंस लॉ दिए। फर्स्ट लॉ उनका कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है कि आप किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट यू कैन चेंज द फॉर्म। आप एक चेंज से दूसरे फॉर्म में जा सकता है, दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन आप ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं। दैट विल बी फिक्स्ड। तो यहाँ पर एनसीईआरटी बुक्स में हमारी एक्टिविटी समझाई गई। उन्होंने एक्स और वाई 2 ग्रुप लिए, कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट, और बाई ग्रुप में लिए हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। उन्होंने कहा एक फ्लैक्स लिया, कोनिका फ्लैक्स लिया, और उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब ले ली, और आउट ऑफ एक्स ग्रुप में कोई भी एक एलिमेंट उन्होंने टेस्ट ट्यूब में डाला। आउट ऑफ बाई कोई भी टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब बाई एलिमेंट उन्होंने कोनिका फ्लैक्स के अंदर डाला, उसको बंद कर दिया। दोनों सब्सटेंस हमारे, दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं। फाइन, उन्होंने उसका वेट को मेजर किया। देन आफ्टर इट उन्होंने इसको मिला दिया।
यानी कि x सब्सटेंस को y सब्सटेंस के अंदर मिला दिया, दैट उसके बाद उसके वेट को फिर मेजर किया तो देखा कि मास कांस्टेंट था, मास सेम था, तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन कहता है कि आप कोई भी कंपाउंड कहीं से भी प्राप्त करो, आप वाटर को कहीं से ही प्राप्त करो, वो वाटर चाहे रिवर से हो, चाहे अंडरग्राउंड वाटर हो, चाहे रिवर का वाटर हो, चाहे आपके वो समुद्र का पानी हो, चाहे वो हिमालय से लाया हुआ पानी हो, वो कहीं का भी वाटर हो, इट इज डजंट मैटर। उसके वाटर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। वाटर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। इट्स मीन वेरी सिंपल, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो होगा वो हमेशा समान होगा, हमेशा समान होगा। इट डू नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स, वो सोर्स पे डिपेंड नहीं करता। दैट इज क्लियर कि आपका जो लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, कि आप किसी भी सब्सटेंस को कहीं से भी प्राप्त करें, दैट उसका रेशियो हमेशा सेम है। देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। यानी कि केमिकल सब्सटेंस जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं वो डेफिनेट प्रपोर्शन, डेफिनेट रेशियो में होते हैं, वो उसके सोर्स पे डिपेंड नहीं करते। नाउ देखिएगा, अब हम लोग जॉन डाल्टन की ओर आते हैं। जॉन डाल्टन ने एटम्स की थ्योरी को थोड़ा एक्सपेंड किया और उन्होंने लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के आधार पर एटॉमिक थ्योरी को प्रतिपादित किया। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा ये कौन थे, जॉन डाल्टन कौन थे। जॉन डाल्टन वाज बोर्न इन ए पुअर वीवर फैमिली इन 1766 इन इंग्लैंड। जॉन डाल्टन 1766 में इंग्लैंड की एक पुअर वीवर, वीवर माने तो जुलाई, जुलाई कौन होते हैं, दैट जो कपड़ों का काम करते हैं उनको वीवर्स कहते हैं। दैट उस फैमिली में वो उनका जन्म हुआ। ही बिगेन हिज करियर एज ए टीचर एट द एज 12। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना जीवन टीचर्स के रूप में स्टार्ट कर दिया। उसके 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बने। 1793 में डाल्टन लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर टू टीच मैनचेस्टर, और मैनचेस्टर चले गए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। एंड ही स्पेंड मोस्ट ऑफ लाइफ देयर टीचिंग रिसर्च। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा समय टीचिंग और रिसर्च पे ही दिया। एंड 88 में उन्होंने एटॉमिक थ्योरी को दिया, जिसमें केमिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट आ गया, स्टडी ऑफ मैटर में एक टर्निंग पॉइंट आ गया। अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट और कंपाउंड आर और ए मिक्सचर इज कंपोज स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के आधार पर चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड हो, कोई मिक्सचर हो, कुछ भी हो, वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम कहा जाता है। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ चाहे एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, वह एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम है एटम। और उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी की कुछ पॉसिबिलिटीज भी दी। देखिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी दिया है, ऑल मैटर्स इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। हर एक मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने हैं, कोई भी मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिनको हम एटम्स कहते हैं। नाउ एटम आर इनडिविजुअल पार्टिकल
which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. एटम क्या है? इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन द केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट, एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी. हाइड्रोजन का एटम कहीं से भी मिले, उसका शेप, साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहे. ऑक्सीजन कहाँ से भी मिले, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसका मास, शेप सब जगह एक ही रहेगा. एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी. अगर अलग अलग तरीके के एटम है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी, उनका शेप भी अलग होगा, उनका साइज भी अलग होगा. एटम कंबाइन इन द रेशियो स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड. एटम एक दूसरे से स्मॉल होल रेशियो में कंबाइन करते हैं, स्मॉल रेशियो में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म कंपाउंड बनाने के. नेक्स्ट, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम कांस्टेंट हो. भाई एल्कोहल कहीं से ही प्राप्त करो, वो एल्कोहल में कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो सेम रहेगा. वाटर कहीं से मिलाओ, कार्बन वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो एक समान रहेगा. तो दिस आर द पोस्टुलेट ऑफ द जॉन टर्टल. अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एटम. देखिए एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनीथिंग. एटम इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनीथिंग. चाहे दुनिया में कोई भी चीज़ हो, चाहे वो एक कंकड़ हो, चाहे एक बड़ा सा पहाड़ हो, चाहे कार हो, चाहे ट्रक हो, चाहे बुर्ज खलीफा हो, है आपके कोई भी चीज़ है, चाहे वाटर है, बड़े बड़े समुद्र है, बड़े बड़े जहाज हैं, यानी कि वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने हैं. वो मैटर, भाई हर चीज़ किसी न किसी मैटर से मिलकर बनी है और वो मैटर स्मॉलेस्ट थिंग्स यानी कि पार्टिकल से मिलकर बना है. तो व्हाट इज एटम? एटम इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनीथिंग. चाहे वो जहाज हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे पानी का जहाज हो, चाहे वाटर हो, चाहे बड़े बड़े पहाड़ हों, कुछ भी हो, वह उनके अंदर एक चीज़ से एक कॉमन है. वो क्या है कि वो मैटर है और मैटर किससे मिलकर बने होते हैं? मैटर एटम से मिलकर बने होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, हाउ वीक आर एटम. मैं देखिए एटम को केवल माइक्रोस्कोपिक हम देख सकते हैं. एटम आर वेरी स्मॉल एंड वी कैन नॉट सी विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आई. एटम इतना स्मॉल होता है कि हम उसको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते. एंड एटम को मेजर्स करने के लिए हम एटॉमिक रेडियस का यूज़ करते हैं. एटम को मेजर्स करने के लिए हम एटॉमिक रेडियस का यूज़ करते हैं और उसके अंदर जो यूनिट होती है वो नैनोमीटर होती है. 1 मीटर बराबर होता है 10⁹ नैनोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर. देखिए कुछ एटम के यहाँ पर एटॉमिक साइज दिए हुए हैं. एटम ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दिया हुआ है, मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन दिया हुआ है, ग्रेन ऑफ सैंड दिया है, आयरन दिया है, वाटर में दिया है. तो सबसे जो छोटा एटम है वो हाइड्रोजन है हमारा. दैट इज वेरी स्मॉलेस्ट एटम इज हाइड्रोजन. सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको हाउ वीक आर एटम को बताया. एटम के साइज को मेजर्स करने के लिए हम एटॉमिक रेडियस का यूज़ करते हैं और एटॉमिक रेडियस को नैनोमीटर में यूज़ किया जाता है. 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर्स होते हैं एंड 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर्स होते हैं. यहाँ पर कुछ एटम्स के एटॉमिक रेडियस दी हुई हैं जिनमें सबसे छोटा जो एटम्स है वो हमारा हाइड्रोजन. दैट द स्मॉलेस्ट एटम इज हाइड्रोजन. नाउ देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड, हमारी दुनिया, दुनिया की हर एक चीज़ एटम से मिलकर बनी है एंड वी शुड बी केयर टू दैट. हमें उसकी केयर करनी चाहिए, देखना चाहिए. देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ये इमेज है एन इमेज ऑफ सरफेस ऑफ सिलिकॉन, यानी कि एटम है, एटम को ये माइक्रोस्कोपिक व्यू में दिखाया गया है और ये सिलिकॉन.
नाउ व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। देखिए डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज अ सिंबल फॉर एलिमेंट इन वेरी स्पेसिफिक सेंस। When he used a symbol for element, he was also mean definite quantity of element that is one atom of that element virtually suggests that symbol of element be made from one or two letter of name of the element। देखिए इनिशियली डाल्टन एक फर्स्ट साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने सिंबल्स का यूज़ किया, यानी कि दैट वो समझते थे कि जो एटम्स हैं उनको एक लिखना बहुत डिफ़िकल्ट है, हर एक केमिकल इसमें पूरे के नाम को लिखना डिफ़िकल्ट है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो एलिमेंट्स थे उनके सिंबल्स का यूज़ किया। तो डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज सिंबल एज ए केमिकल बेस। ये देखिए कि आपको ये डायग्राम आपको NCERT बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 33 पे कि हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, कॉपर, गोल्ड, कार्बन, सल्फर, लेड, प्लेटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, मरकरी, इन सब के सिंबल्स दिए। लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट आए बर्जीलियस, उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स हैं उनके फर्स्ट लेटर्स, यानी कि उन्होंने उनके नाम का लेटर्स को यूज़ किया, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स का यूज़ किया, तो उन्होंने सिंबल्स का यूज़ किया। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है इन द बिगिनिंग द नेम ऑफ एलिमेंट वर ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल द नेम कॉपर वर टेकन फ्रॉम साइप्रस। देखिए इनिशियली एलिमेंट्स के जो नाम रखे गए तो वो जहाँ पर डिस्कवर किए गए थे, जहाँ पर खोजे गए थे, उनके नाम के आधार पर, जैसे कि कॉपर का नाम साइप्रस रखा गया क्योंकि साइप्रस जगह पे डिस्कवर की गई, ठीक है। और कुछ नाम उन्होंने स्पेसिफिक कलर्स के आधार पर रखे, जैसे गोल्ड का मीनिंग होता है इंग्लिश में कि येलो, नाउ डेज येलो, तो उन्होंने इसको गोल्ड कहा। लेकिन IUPAC फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव्ड नेम ऑफ एलिमेंट। उन्होंने एलिमेंट की नेम को अप्रूव किया। मैनी ऑफ सिंबल आर द फर्स्ट और वन और टू लेटर ऑफ द एलिमेंट इन इंग्लिश। द फर्स्ट लेटर सिंबल ऑलवेज रिटन एज कैपिटल लेटर एंड सेकेंड लेटर इज ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर। उन्होंने कहा कि जो IUPAC के आधार पर जो रूल्स है, तो उन्होंने कहा कि किसी भी एटम्स का द फर्स्ट लेटर हम ऐसे सिंबल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सेकंड लेटर की यूज़ करना चाहते हैं तो उसका सेकंड लेटर स्मॉल होना चाहिए, नहीं कैपिटल नहीं उसका। एंड तो जैसे हाइड्रोजन का H, एल्यूमिनियम Al लिखते हैं तो A इज़ अ कैपिटल, L इज़ अ स्मॉल। तो हम L को कैपिटल नहीं लिखेंगे, L को स्मॉल लिखेंगे बिकॉज इज सेकेंड लेटर। कोबाल्ट CO, C इज कैपिटल, O इज अ स्मॉल क्योंकि सेकेंड लेटर है। फाइन। अब एक सिंबल ऑफ सम एलिमेंट ऑफ फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड लेटर अपीयर लेटर द नेम। एग्जाम्पल आर क्लोरीन। देखिए इसमें फर्स्ट और थर्ड लेटर को लिया गया, जिंक में फर्स्ट और थर्ड लेटर को लिया गया। कुछ एलिमेंट के नाम उनके लैटिन नाम के आधार पर रख दिए गए हैं, जर्मन नाम के आधार पर लिए गए, ग्रीक नाम के आधार पर लिए गए हैं। जैसे सिंबल ऑफ आयरन इज Fe फ्रॉम लैटिनम फेरम, यानी कि आयरन का जो लैटिन नेम है फेरम है। सोडियम का नाम है, देखिए सोडियम फ्रॉम नाइट्रियम, पोटेशियम से कैल्मियम, ये उनके नाम से है लिए गए। अब देखिए कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर सिंबल दिए हुए हैं, एल्यूमिनियम Al, आर्गन Ar, बैरियम Ba, बोरोन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, लेड Pb, मैग्नीशियम Mg, नियोन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn। ये सारे के सारे हमारे नाउ लिए। अब नाउ वी कम ऑन द एटॉमिक मास। देखिए एटॉमिक मास, इधर आप कहीं मार्केट में जाते हो तो आप कुछ चीज़ खरीदते हो, परचेज करते हो, इसका वजन क्या है, इसका वजन क्या है, 1 किलो आम दे दो, 1 किलो बनाना दे दो, तो ये क्या है, आप यू आर डूइंग द मेजरिंग। तो हम ऐसे इसी तरीके से एटम को भी मेजर्स करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन एटम इज़ अ वेरी स्मॉल, एटम को मेज़र करना एक डिफ़िकल्ट टास्क, इट इज़ अ वेरी स्मॉल, इसको मेज़र नहीं किया जाता। तो इसके लिए हमने रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट का यूज़ किया, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट का
यूज़ किया, यानी कि हमने किसी एक एलिमेंट को 1 यूनिट माना और उसके आधार पर अदर एलिमेंट को हम जज करते गए कि वो उससे कितना हैवी है, वो उससे कितना हैवी है, वो इससे कितना हैवी है। तो इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं तो आप कहते हैं 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, तो आपकी एक स्पेसिफिक यूनिट है 1 kg। 1 kg आपका वेट होता है। आप 2 kg ले रहे हैं, 1 kg 2 टाइम्स है, आपने 3 किलो लिया, यानी कि जो आपकी स्पेसिफिक यूनिट है, एक सिंगल यूनिट है जिसको स्टैंडर्ड यूनिट से उससे 3 गुना माने। 3 किलो का मतलब है कि स्टैंडर्ड यूनिट 3 किलो बार। तो यहाँ पर हमने एक स्पेसिफिक यूनिट ली जिसको हमने यूनिफाइड मास कहा। पहले हम EMU यूज़ करते थे, एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन फिर बाद में IUPAC में रिकमेंडेड किया जिसके हम यूनिफाइड मास का यूज़ करें। तो देखिएगा, इनिशियली हमने जो एटम लिया एटॉमिक मास के लिए, वो ऑक्सीजन को लिया कि ऑक्सीजन के 1/16 मास को हमने एक 1 यूनिट का क्यों कहा कि ऑक्सीजन रिएक्ट विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर्म कंपाउंड। ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट से कंपाउंड रिएक्ट करती है और बहुत सारे कंपाउंड जनरेट करती है। द एटॉमिक मास यूनिट गिव मासेस द मोस्ट ऑफ एलिमेंट एज होल नंबर। और जब हम कार्बन और जो हमने ऑक्सीजन 116 को लिया तो बहुत सारे एलिमेंट की ये क्या कर रहा है, इसके होल नंबर प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन 1961 में जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास आई उसको हमने कार्बन 12 के आइसोटोप के 1/12 पार्ट को हमने 1 यूनिट का 1 यूनिफाइड मास कहा। इसको हमने रिलेटिव यूनिट से डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमने देखिए आपके ये टेबल्स है, हाइड्रोजन 1 है, इसका मतलब क्या है कि ये 1 टाइम कार्बन 12 के आइसोटोप के 1/1 टाइम हैवी, 1/12 को कार्बन 12 के आइसोटोप के 1 पार्ट को हमने 1 यूनिट कहा। कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से 12 टाइम हैवी है। नाइट्रोजन कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से 14 टाइम हैवी है। तो यहाँ पर ये रिलेटिव एटॉमिक मास हमारा जनरेट होता गया है। अब देखिएगा, तो इस तरीके से हमने एक रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्कवर कर लिया और इसको हमने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट। अब देखिए, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, आयन बनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं? एटम एग्जिस्ट कैसे करता है कि एटम फ्री स्टेट में रहता है, एटम कंबाइंड स्टेट में रहता है। तो ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ है कि वो एटम फ्री स्टेट में भी है, कंबाइंड स्टेट में भी है? तो उसके लिए बहुत सिंपल सी बात है कि जो हमारे एक ऑक्टेट रूल आता है, ऑक्टेट रूल में क्या है कि आउटर मोस्ट सेल, हर एक एलिमेंट की आउटर मोस्ट सेल फिल होना चाहिए। अगर उसकी आउटर मोस्ट सेल फिल नहीं है तो वो इट मीन रिएक्टेड है। अगर उसकी आउटर मोस्ट सेल फिल है दैट वो अनरिएक्टेड, वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो जिस एलिमेंट की आउटर मोस्ट सेल फिल नहीं होती वो रिएक्ट करते हैं, और जिस एलिमेंट की आउटर मोस्ट सेल फिल्ड होती है वो अनरिएक्ट करते हैं। फाइन, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन रिएक्ट करता है। तो उनकी आउटर मोस्ट सेल फिल नहीं है, तो ये अपनी आउटर मोस्ट सेल को फिल करने के लिए एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। और देखिए, जब एटम दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो दे मेक द ग्रुप, और उसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जब एटम एक दूसरे एलिमेंट से जुड़ता है, एक एटम दूसरे एटम से जुड़ता है तो वो मॉलिक्यूल बनाता है, उससे तो कंबाइन करता है, उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल्स का मतलब सिंपल सा है कि वो उस दूसरे एटम से रिएक्ट इसलिए कर रहा है कि वो अपनी आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करना चाहता है, और उसकी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो जाएगी और वो एक दूसरे का जुड़ जाएंगे, और जब वो जुड़ेंगे तो उन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट हो जाएगा और वो उससे होल्ड करेंगे, पकड़े रहेंगे। तो उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब देखिए, मॉलिक्यूल जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये अनरिएक्टिव है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये क्या है, इसके आउटरमोस्ट सेल फिल है, तो इनको हम मोनो एटॉमिक कहते हैं। एटमोसिटी के आधार पे मोनो एटॉमिक कहेंगे। अब ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन
H2, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहा है, तो ये मॉलिक्यूल जनरेट कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, तो इनको हम कहेंगे इनकी एटमॉस्फेरिक कितनी है, 2 है। ओजोन ये 3 आपके ऑक्सीजन लगे, उसके एटमॉस्फेरिक 3 है। तो जब एटम आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं उसको हम एटमॉस्फेरिक से डिफाइन करते हैं। और पॉली एटमिक माने होते हैं बहुत सारे एटम्स। देखिएगा ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको। आर्गन मोनोटॉमिक है, हीलियम मोनोटॉमिक है, ऑक्सीजन डायटोमिक है, हाइड्रोजन डायटोमिक है, नाइट्रोजन डायटोमिक है, क्लोरीन डायटोमिक है, फॉस्फोरस टेट्राएटॉमिक है, और सल्फर पॉली एटॉमिक। देखिए डियर स्टूडेंट्स, molecules of compound atom of different element joined together in a definite proportion to form molecules। देखिए एटम मैंने आपको बताया कि एटम आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद एक मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं, और लेकिन जुड़ने का तरीका होता है कि डेफिनेट प्रोपोर्शंस में, एक डेफिनेट फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं। देखिएगा ये आपके वाटर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो 8 होता है। देखिए आपने देखा कि डिफरेंट एलिमेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो एक फिक्स रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। जैसे वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो 1:8 होता है, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14:33 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्सीजन 3:8 होता है। तो दिस इज अ फिक्स। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट व्हाट इज वाटर। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट को कंप्लीट करना चाहता है, तो उसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जैसा उसका फोर्स कम होता है तो वो क्या करता है, उसको रिजेक्ट कर देता है। या कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं कि जो अपने आउटर मोस्ट सेल को एक्सेप्ट करने के लिए, अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब दूसरे एलिमेंट के उन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं वो जो दूसरे एलिमेंट्स को रिजेक्ट कर देते हैं, तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों की एक एलिमेंट पे एक्सेस हो जाता है और एक एलिमेंट पे कमी हो जाती है, तो जिसके कारण वो आयंस जनरेट करता है। अब देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2 8 1, यानी कि एक आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी रिजेक्ट है, तो वो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आयन बना रहा है। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2 8 7, तो और 7 यानी कि वो इजीली 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 है, तो इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस हो गई। तो इलेक्ट्रॉनों की जब एक्सेस हो गई तो नेगेटिव चार्ज बनाएगा, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, यानी प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, तो वो न्यूट्रल हो गया। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो उस पर चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो उस पर नेगेटिव आएगा। और जब कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट करेगा तो क्या होगा, प्रोटॉनों का चार्ज बढ़ेगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आता है। देखिए है, तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। अब देखिए जो नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं उनको हम एनाइन कहते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं उनको हम कैटायन कहते हैं। एनाइन नेगेटिव चार्ज, कैटायन पॉजिटिव, एनाइन नेगेटिव और पॉजिटिव कैटायन। अब देखिएगा राइटिंग फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखिए ये हमारे बहुत सारे एलिमेंट दिए हुए हैं, और प्लस 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 किसी पे 2 प्लस बना हुआ है, किसी पे 3 प्लस बना हुआ है, तो ये क्या है, ये आइंस है। प्लस का मतलब है 1 प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट कर चुका है, 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट करता है, 3 प्लस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट कर चुका है, और यहाँ पर हाइड्रेट माइनस दिखा रहा है, तो उन्हें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, ब्रोमाइड ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, हाइड्रेट ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, सल्फाइड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, नाइट्राइट 3 माइनस, तो उन्हें 3 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लिया। अब आते हैं पॉलो एटॉमिक ग्रुप ऑफ आइंस। ग्रुप ऑन आइंस को हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, फाइन। तो ये हमारे ग्रुप ऑफ आइंस है। अब हम केमिकल फॉर्मूला लिखते कैसे हैं इसके बारे में लिखते। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उस एलिमेंट्स की नंबर ऑफ बैलेंसी देखते हैं, नंबर ऑफ वो आयन देखते हैं, उस पर कितना आयन है, तो और उसके आयंस को देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, उसके आयंस को हम एक दूसरे के नीचे रख देते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 आयन
क्लोरीन का 1 है तो एक नीचे लिख के हम एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा केमिकल फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन उसके कुछ नियम है हमारे पास, देयर आर सम रूल्स जो हमें केमिकल फॉर्मूला बनाने के वक्त उसको फॉलो करना होगा। जैसे कि नंबर 1 है हमारा, द बैलेंसी ऑफ चार और आयन मस्ट बी बैलेंस। बैलेंसी ऑफ चार मस्ट बैलेंस होना चाहिए। फाइन व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड ए नॉन मेटल, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मेटल एक नॉन मेटल है तो मेटल को पहले लिखा जाएगा और नॉन मेटल को बाद में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल। सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल और क्लोराइड नॉन मेटल। फाइन व्हेन ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आर नॉन मेटल and are written on right side, where calcium, sodium, iron, copper are metal are written on left hand side। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इसका, इन कंपाउंड फॉर्म विद पॉली एटॉमिक आयन, द आयन इज इनक्लोज इन ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर ऑफ इंडिकेट रेशियो। देखिए ये हमारे पॉली एटॉमिक आयन्स हैं तो इनको हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, फिर हम उसमें आयन का चार्ज लिखते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH। फाइन, अब फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड देखिए किस तरीके से बनाएगा। जैसे हाइड्रोजन का चार्ज लिख लिया, क्लोरीन का चार्ज लिख लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके बन गया। 1 को हम लिखते नहीं है इसलिए HCl डायरेक्टली लिखा जाए। अब हाइड्रोजन और सल्फाइड ले लिया, हाइड्रोजन का 1 सल्फाइड का 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और जितने भी हमें सबस्क्रिप्ट वैल्यूज आते हैं, जितने चार्ज होते हैं उसको हम सबस्क्रिप्ट में दूसरे एलिमेंट पे लिखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन की बात है। कार्बन पे भाई कार्बन 4 होता है, क्लोरीन 1 होता है तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बना दिया। मैग्नीशियम क्लोराइड पे मैग्नीशियम 2, क्लोरीन पे 1 तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया। तो इस तरीके से ये हमारे डिफरेंट केमिकल फार्मूला जनरेट हम लोग कर सकते हैं। दीज आर द वेरी सिंपल्स, हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ये हमारे वेरीज एग्जाम्पल दिखाई दिए हुए हैं, इनको हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखिएगा मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, आपको मैंने समझाया मॉलिक्यूल्स क्या होता है। जब एलिमेंट आपस में कंबाइन कर देते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और वो फ्री स्टेट में रहते हैं, और उस मॉलिक्यूल्स का जब हम मास निकालते हैं उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं और इसको मास को हम एटॉमिक मास यूनिट से डिफाइन करते हैं। देखिए H2O ये क्या है, हमारा क्या है मॉलिक्यूल्स है। अब उसको मास निकालना चाहते हैं तो हम देखते हैं कितने हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का अलग मास लिखेंगे, ऑक्सीजन का अलग मास लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर आ जाए। तो दिस इज द वेरी सिंपल फार्मूला मॉलिक्यूलर। अब देखिए फार्मूला यूनिट मास, देखिए आप जानते हैं, जैसे मैंने क्या देखता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड ये 1 यूनिट है। भाई आप मार्केट में खरीदना चाहते हो तो मार्केट में अगर कुछ एक होगी 1 कहेंगे, 2 होगी तो 2 कहेंगे, 3 होगी तो 3 कहेंगे, 4 होगी तो 4 कहेंगे। तो इसी तरीके से, लेकिन जो आपकी बेसिक कंसेप्ट आएगा वो यूनिट से लेंगे, अब उससे मल्टीप्लाई कर दिया कितनी ले रहे हैं आप हम लोग हैं। तो इसी तरीके से हम सबसे पहले एक यूनिट का मास निकालेंगे, वन मॉलिक्यूल्स का मास निकालें जिसको हम फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं। सिंपल, हम इसको ऐड कर देंगे और जितने हमारे मॉलिक्यूल होंगे उसका 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले आएंगे। जैसे कि 2H2O, देखिए ये लिखा हुआ है 2H2O, तो हमने हाइड्रोजन निकालना चाहते हैं तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वन मॉलिक्यूल का वाटर का मास निकालेंगे H2O का, वो 18 आएगा। अब कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास आता है मोल कंसेप्ट क्या होता है। देखिए मोल कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, हमें उसको पढ़ना चाहिए। कि हम जानते हैं कि मार्केट में कोई भी चीज़ जाते हैं तो हम उसे खरीदते हैं तो हम उसे गिनते हैं कितनी है और उसके मास को भी गिनते हैं, मास को हम तोलते हैं। भाई जो चीज़ गिनी रहती है उसको तोलते हैं और जो जिसको गिन सकते हैं उनको गिन सकते हैं। तो इसी तरीके से एटम्स के हम देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम हैं और एक मॉलिक्यूल्स में फिक्स नंबर ऑफ एटम होते हैं जिसको हम बोलते हैं 6.022 10⁻³ जिसको हम 1 मोल कहते हैं। यानी कि एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम फिक्स होते हैं जिनको हम 1 मोल कहते हैं। अब देखिएगा जिसको हम 1 मोल कहते हैं और इसको
एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने, इटली साइंटिस्ट एवोगैड्रो, उन्होंने डिफाइन किया इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। फाइन। अब देखिए जैसे कि मैं वेरी वेरी सिंपल से हम आप कोई चीज़ लेने जाएँ, अब अदर 10 पेजेज हैं तो उनको हमने वर्गमूल कह दिया है। अगर उसको डिवाइड करेंगे, उसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया तो वो पेज में कोई चीज़ है, 10 पेज वर्गमूल पेज ले लिया तो उसको डिवाइड कर दिया, काट दिया तो 2 मोल बन गए। भाई नंबर ऑफ क्वांटिटी सेम, साइज तो सेम और कम हो गया लेकिन नंबर ऑफ मोल सेम हो गए। तो नंबर ऑफ मोल्स के मतलब है कि हमने एक मोल में नंबर ऑफ एटम फिक्स कर रखे हैं जिसको हम एवोगैड्रो नंबर, और एक एवोगैड्रो नंबर में 6.022 10 to the power 323 एटम होते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे, इन एग्जाम्पल्स को आप करिएगा, दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और हमारे कोर्स में आते ही हैं। ये हमारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आपके कितने मोल्स हैं, दैट भी वेरी इजी। देखिए कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग 1.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, वेरी सिंपल है। आप क्या करेंगे कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मोल का मास निकालेंगे और इसमें 1 मोल का निकालने के बाद 0.5 का पूरा 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मास 1 मोल का आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर्स को पढ़ा और आपने समझा, आपकी समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम तो यू कैन डिस्कस विद मी। थैंक यू वेरी मच।